टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जस्ट टेंसेस ही अगर आप सीख लें तो आप इंग्लिश की जो 4 स्किल्स होती हैं उनमें कामयाब हो सकती हैं। 4 स्किल्स कौन सी हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट हमारे यहीं पे मात खा जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे इंग्लिश में सैपलियाँ आती रहती हैं। तो इसको आपके पास एक मौका है कि आज मैं टेंसेस जो हैं वो चंद मिनटों के अंदर मुकम्मल टेंसेस क्लियर करवाऊंगा। अगर आप गौर से सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप तफसील से मेरे टेंसेस जो हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अभी, तो फिर आपको डिटेल लेक्चर देखने चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे रखे हुए हैं और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फ़िलहाल 7 पार्ट हो गए हैं उसके। आप अगर वहाँ जाके टेंसेस बाय अब्बास आजिज़ लिखते हैं तो वो आगे खुल जाएगा। उस पर आप तरतीब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से देखते जाएंगे तो आप ये एबिलिटी हासिल कर सकते हैं, जो कि इंतहाई अहम और ज़रूरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। टेंसेस में सबसे पहले तो आपको ये टेंसेस के नेम्स जो हैं वो आने चाहिए, इनकी समझ हो, इसके मुतल्लिक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये आपको ज़बानी याद। ये किसी तरह से भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने तरतीब लिखी है उसके मुताबिक अगर करेंगे तो मेरे ख्याल है ज़्यादा इजी होगा। यानी किस्मों के लिहाज से मैंने नाम लिखे हैं, इंडेफिनिट सारे, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले ये काम होता है। उसके बाद जो है आपने इसके फार्मूले वगैरह याद करने होते हैं। अगर आपको नहीं याद होती, उस तरह से रट्टा नहीं लग रहा, फिर भी कोई मसला नहीं, मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे याद किए जा सकते हैं और याद रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर स्टेप होता है वो होता है इसकी आइडेंटिटी जो है वो आपने पहले चीज़ की करनी है। कोई भी काम करते हैं आप कोई, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट होती है कि जब तक आप उस चीज़ को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तब तक आप उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो उसका चूँकि मैंने एक जो तरीका अपनाया है अपने एक्सपीरियंस के दौरान, वो मैं समझता हूँ कि इकट्ठे ही सारे टेंसेस को लेके चला जाए, ताकि बच्चों को जो है वो इकट्ठे ही करवाया जाए, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो, उनका आपस में जो है वो मैच करवाया जाए, ताकि उसका आपको अंदर, जैसे आप पेयर ऑफ वर्ड करते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको आप इकट्ठा करते हैं ताकि आप जानते हैं कि ये सेम इनकी साउंड है लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, मीनिंग्स का फ़र्क हो सकता है। तो इसी तरह से इकट्ठा करवाएंगे और उनका जब आप क्या कहते हैं, उनका आपस में मुकाबला करवाएंगे तो आप फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन आप पे क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले पहचान होती है। पहचानना कैसे है? जो बेसिक टेंस हैं वो 3 हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये बेसिक टेंस है। वैसे भी हर इंसान जानता है कि दुनिया में 3 ही ज़माने हैं। तो टेंस का मतलब होता है ज़माना, और दुनिया में 3 ही ज़माने हैं। एक वो ज़माना होता है जो गुज़र चुका है, एक जिसमें अब हम मौजूद हैं, और एक अभी जो आना है। ये 3 ज़माने होते हैं। तो टेंसेस बेसिकली तो 3 ही हैं, लेकिन आगे जो है इसकी एक समझाने के लिए इकसाम बनाई गई हैं। तो हर टेंस की 4 जो हैं वो फॉर्म्स हैं, किस्में हैं। उन सब को अगर मिलाया जाए तो कह सकते हैं कि 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस में से जो भी आपने बात करनी है
वो उसमें से आपने देखना है कि किस टेंस में फिट आ रही है, उसके आपने कुलिये के मुताबिक, उसके फार्मूले के मुताबिक जो है आपने उसकी ट्रांसलेशन कर देनी है। इसको बेसिक जो बुनियादी टेंसेस हैं उनको कैसे पहचानना है? इट्स वेरी इजी कि आप कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं और आपको ये इदराक पहले से ही है कि आप पहचान सकते हैं कि ये वाली बात किस ज़माने से तल्लुक़ रखती। उसी को बेस बनाते हुए आपने देख लेना है कि ये ज़माना हाल की बात है, ये ज़माना माजी की बात है, या ये मुस्तकबिल की बात है। ये उर्दू में इनके नाम, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो उसमें ये भी आप अलामत देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके तमाम फिक्रों के एंड पे है, हैं या हूँ आता है। तो ऐसे तमाम फिक्रे वो के किस ज़मीरे में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में आएंगे। ठीक है। तो पास्ट टेंस जो है उसमें जो फिक्रे होते हैं उनके एंड पे था, थी, थे वगैरह आता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से जो फ्यूचर टेंस है उसमें एंड पे होता है गा, गी, गे। तो ये बेसिक 3 टेंस आप इस तरह से पहचान सकते हैं। कितना इजी है कि अगर किसी फिक्रे के एंड पे हैं, हूँ या है में से कोई आ रहा है तो आपने कहा प्रेजेंट है। अगर किसी फिक्रे में था, थी, थे वगैरह आ रहा है तो पास्ट है। और अगर किसी में गा, गी, गे एंड पे आ रहा है तो वो फ्यूचर है। ये 3 टेंस को आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। इन लफ्ज़ों को जो मैंने बताए हैं ना भी देखे फिर भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको जो है वो मज़ीद आसानी हो। हाँ, एक टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बोला है कि पास्ट टेंस के फिक्रात के एंड पे क्या होता है? था, थी, थे। लेकिन एक टेंस पास्ट का ऐसा है जिसमें ये नहीं भी आता, तो उसको आपने लिहाजा से याद रख लेना है कि था, थी, थे तो नहीं आया। तो इसको फिर इस तरह से देखना है कि ये उसके एंड पे जो है वो अलीफ वाला ऐसा लफ्ज़ आएगा जिसके एंड पे अलीफ हरफ हो या छोटी बड़ी ये हो। ठीक है। ये 3 हरूफ आपने याद कर लेने हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में जो लफ्ज़ है आखिरी, उसके आखिर में अलीफ छोटी या बड़ी ये आता। मसलन वो उठा, हम गए, उन्होंने खाया, उन्होंने पिया, दौड़ा, सोया, इस तरह के तमाम फिक्र। और अक्सर बातें इसी टेंस में होती हैं। जब भी आप लिख रहे होते हो तो अक्सर कहानी, मजमून वगैरह इसमें ही ज़्यादातर होता है, अक्सर फिक्रे इसकी होती हैं। तो इसको आपने इस तरह से पहचान लेना है। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई इतना मैटर नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये निशानियाँ, अलामतें नहीं भी आती, फिर आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है कि ये बात किस ज़माने की है। जो आपके पास अलामतें हैं उसको आपने देखना है कि ये कोई भी नहीं आ रही उसमें से जो रूल है कि था, थी आता है आता है, गा, गी, गे आता है। तो फिर आपने उसको देखना है कि उसके साथ मैच, ये किसके साथ मैच कर। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कोई फिक्रा होगा। तो इस तरह से बेसिक टेंस को आपने पहचान लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये टेंस तो पहचान लिया कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद आपने देखना है कि ये उसकी कौन सी किस्म है। तो किस्म को जानने के लिए आपने जो है वो वर्ब को देखना है। उर्दू फिक्रे के अंदर या पंजाबी फिक्रे के अंदर जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसमें जो वर्ब है, वर्ब कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई एक्शन हो रहा हो। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई एक्शन हो रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, जिससे कोई काम ज़ाहिर हो रहा हो, उसको वर्ब कहते हैं। इस वर्ब की 3 या 4 फॉर्म्स होती हैं और ये वर्ब जो है ये हमें बताता है कि ये टेंस की कौन सी किस्म है। ठीक है। बहुत आसानी से इसको अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो आप पहचान सकते हैं। अगर किसी
फिक्रे के अंदर जो काम हो रहा है, यानी जो वर्ब है, वो जारी एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अगर किसी फिक्रे में काम जारी है तो जारी की इंग्लिश ही कंटिन्यूअस है, तो आपने कहना ये कंटिन्यूअस है। पीछे आपने पहले पहचान लिया प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर क्या है, उसके साथ आगे आपने क्या लगा देना है, कंटिन्यूअस लगा देना। अगर किसी फिक्रे में काम जारी हो तो आपने कहना ये कंटिन्यूअस है, और अगर किसी फिक्रे में काम मुकम्मल हो तो आपने कहना ये परफेक्ट है, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई ना हो तो आपने कहना ये इंडेफिनिट है। चलें, ये पहचान होगी, मुकम्मल पहचान होगी। बस मुख्तसर सा आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है। तो दोबारा बता देता हूँ, आप बार बार भी सुन सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हैं। अगर आपने किसी मकसद को पाना है तो आप उस चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। आप लिखना पढ़ना सीख रहे हैं तो आप कितने सालों से स्कूल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, तो इसलिए आपको फिर पढ़े लिखे बन जाते हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो वो भी आपने बार बार करना है जब तक कि समझ ना आ जाए। तो आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, आप ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप वहाँ से जाके तो जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। तो जब तक अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो तो एक बार ही पढ़ाएगा, फिर अगले दिन पढ़ाएगा, फिर आप बैठे बार बार देखें, बार बार सुने। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इधर आके पूछ सकते हैं। तो बाज़ का कोई चीज़ ज़हन में अड़ जाती है तो इस तरह से वो निकल जाती है, लेकिन बार बार देखने से मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ अड़ेगी नहीं। तो बहरहाल अगर किसी फिक्रे के अंदर जो होने वाला काम है वो जारी है, जारी का मतलब वो हो रहा है, इस प्रोसेस में है कि वो हो रहा है, जारी है, तो आप उसको जान जाएं कि वो कंटिन्यूअस है। अगर वो मुकम्मल हो चुका है तो आप समझ जाएं कि ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर इंडेफिनेट है। बस इतनी सी बात है। हाँ, अब रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने परफेक्ट भी कर लिया, कंटिन्यूअस भी कर लिया, इंडेफिनेट भी कर लिया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो भी कंटिन्यूअस ही है, वो उसमें आ गया है। लेकिन इलादा से बता देते हैं कि उसमें और दूसरे कंटिन्यूअस सादा में क्या फ़र्क है। सादा जो कंटिन्यूअस है, सिर्फ कंटिन्यूअस जो है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें काम जारी होता है, बस इतना होता है उसमें। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा इजाफा होता है। वो जो काम है वो किसी खास वक्त या मुद्दत से लेकर जारी होता है, वो सिर्फ ये नहीं उसमें ज़ाहिर होता। मसलन वो खजूरें खा रहा है, ठीक है, तो कितना अच्छा काम है, वो खजूरें खा रहा है, सुन्नत भी पूरी हो रही है, पेट भी भर रहा है। वो खजूरें खा रहा है तो ये है कंटिन्यूअस। अगर हम कह देंगे वो 2 घंटे से खजूरें खा रहा है, इसका पेट ही नहीं भर रहा, तो फिर वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि साथ में उसके मुद्दत आ गई है, 2 घंटे आ गया, ये मुद्दत होती है। अगर हम कहें सुबह से खजूरें खा रहे हो तो ये वक्त आ गया इसके साथ, सुबह से, ये इसमें फ़र्क है। हाँ, बाज़ औक़ात ये इसके लिए सिंस फार यूज़ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सिंस फार नहीं भी आता, फिर भी ये फिक्रे होते हैं। तब इसकी पहचान क्या है? तब इसकी पहचान है कि वो काम मुसलसल होता रहा होता है, हो रहा नहीं होता, मुसलसल होता रहा है। यानी मैं खजूरें खाता रहा हूँ, ठीक है, पहले था मैं खजूरें खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस, मैं खजूरें खाता रहा हूँ, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इस काम उसमें एक मुसलसल आ गया। अब इसमें वक्त या मुद्दत नहीं आई, लेकिन फिर भी ये टेंस जो है चला गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ। जब आपने बूढ़े हो जाना ना तो आपने कहना है कि
मैं स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैं तो फुटबॉल खेलता रहा हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता, तो मैं तो ऐसी किक लगाता था कि बॉल ही नहीं मिलती थी। ठीक है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब हमें पहचान हो गई है, अब आगे क्या करना है? आगे हमने करना है कि उसके या तो फार्मूले याद होने चाहिए कि 12 टेंसेज हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा है, उसके बाद हमें उसका फार्मूला आना चाहिए, तो उसके मुताबिक तरतीब लगानी है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी फॉर्म आनी है, ये उसमें होता है फार्मूले में। तो अगर आपको वो नहीं आता तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक और तरीका, जिस तरीके से आप ये इजीली जान सकते हैं। जब आपको पहचान हो जाए तो उसके बाद आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि हाँ ये फ़लाँ टेंस है तो इसमें फ़लाँ फॉर्म आनी है या फ़लाँ हेल्पिंग वर्ब आना है। इसमें ये देखें, सबसे पहले आपने पहचान कर ली, उसके बाद जो है ये जान लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश के हर सेंटेंस में जो है वो शुरू में क्या आता है? जब भी फिक्रा बनता है तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फिक्रे के अंदर जो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कुछ कर रहा होता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। फाइल, उर्दू में इसे फाइल कहती है। यानी फिक्रे के अंदर जो काम करने वाला है, यानी वो खजूरें खा रहा है तो कौन खा रहा है? वो खा रहा है, तो वो काम कर रहा है ना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले इसको आपने यूज करना यानी ही। उसके बाद ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल एंड पे आता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई सारे टेंसेस के मुतालिक। सब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के स्टार्ट पे आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्रे के एंड पे आता है। दो चीज़ें तो क्लियर हैं। अब रह गई तीसरी या चौथी चीज़, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है, उसको ही हमने देखना है कि वो कहाँ कहाँ किस तरह से आती है। एक तो है वर्ब। वर्ब जो है वो 3-4 इसकी किस्में होती हैं, शक्लें होती हैं। तो कभी ये किसी शक्ल में आता है, कभी किसी शक्ल में आता है। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसकी हेल्प करता है। असल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्प करता है। वो भी है, वर्ब भी होता है, लेकिन अक्सर वो हेल्प, वो समझ लें कि वो उसकी वैल्यू ज़रा कम है, लेकिन बाज़ कात वो खुद भी एज ए वर्ब आता है। तो तब जो है वो वर्ब भी होता है, लेकिन जब वर्ब के साथ आएगा तो फिर उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपने जान लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। अब अंदर वाली तब्दीली जो है वो आप अच्छी तरह से समझ लिया अपने जहन के अंदर। 2-2 लाइनों के अंदर ये नोट्स अगर लिखना चाहें, अभी नहीं, घर जाके लिख के बना लें, ताकि फिर कभी आपको वीडियो भी ना देखनी पड़े, कभी कभार आप उसको देख लिया करें। तो 2 मिनट के अंदर आपके सारे टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले पहचान लिख लें। मैंने पहचान 2-3 लाइनों की बताई है, वो नए बंदे को नहीं समझ आएगी, लेकिन आपने जिसने लिखी है और समझा हुआ है उसको आ जाएगी। तो वो जो है वो 2-3 लाइनों की पहचान लिख ले, 2-3 लाइनों में ये फार्मूलों को याद रखने का तरीका लिख ले, तो इस तरह से उसका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप कहें जी मैं टेंसेस रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप तो कई हफ्तों में नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। एक ही ये वाला लेक्चर देख लें, या इससे भी मुख्तसर करना है तो अपने कहीं नोट बना लें। आप 1 मिनट के अंदर उसको देखेंगे, आपको टेंस रिवाइज। तो हर चीज़ जो है ना उसको शार्ट बना के लिखते जाते हैं, उसको कहते हैं नोट्स। अच्छे तालिब इल्म जो होते हैं वो इस तरह से नोट्स बनाते हैं, मुख्तसर और जामे। वो अपने लिए होते हैं, किसी और को नहीं उसकी इतनी समझ आती। वो अपने लिए याद दहानी के लिए होते हैं। वो जब रिवीजन के वक्त, पेपर के वक्त वो देखता है, उस वक्त उसके पास टाइम तो नहीं होता इतना ज़्यादा, चंद घंटे होते हैं, तो तैयारी करनी होती है। तो वो जल्दी जल्दी देख के चंद घंटों के अंदर तैयारी फुल करके पेपर में चला जाता है।
वो उसके पॉइंट देखता है, उसकी हाइलाइट्स देखता है, उसकी हेडिंग देखता है, उसको सारा कुछ समझ आ जाता है। ये होता है तरीका। ये सारी किताब को शुरू कर दें पढ़ना तो वो तो वैसे नहीं पढ़ी जाती। ज़बानी याद करना तो कजा है, वो वैसे नहीं पढ़ी जाती कि सुबह पेपर है आज मैं सारी किताब पढ़ दूंगा। तो उसको याद करना तो क्या वो पढ़ी नहीं जाती इतनी देर में सारी, ऊपर से देख के जैसे है फटाफट पढ़ते जाए। तो सुनिए, पहले टेंस में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, पहले टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, दूसरे टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट आखिर में। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म। इसको मैंने और मुख्तसर किया है, पहले में पहले, दूसरे में दूसरे। देखिए कितना मुख्तसर हो गया, समझ नहीं है ना? जो उसको पता है उसको तो समझ आ जानी है। तो जो पहली दफा देख रहा है उसको तो नहीं आनी कि पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में फिर पहली, ये क्या बात है, उसको नहीं आनी। लेकिन आपको चूंकि पता है, आपने तो समझ जाना है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले में पहली फॉर्म, दूसरे में दूसरी, और तीसरे में आएगी फिर पहली फॉर्म, लेकिन साथ में आएगा विल शैल। ठीक है? तो इस तरह से ये इंडेफिनिट हमारे सारे हो गए। पहले में पहली, दूसरे में दूसरी, और तीसरे में फिर साथ में आएगा विल शैल। अब जहाँ दो चीजें आती हैं वहां पे चॉइस होती है कि अब कौन सा लगाना है। विल और शैल दो आ गई, विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ लगाना है। तो ये आई हुई के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। इतनी सी बात याद रखनी है, आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगेगा। अब आगे है तमाम जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, ये है कंटिन्यूअस टेंसेस है आपके ये वाले, और उधर से ये तीन, टोटल 6 हैं कंटिन्यूअस। इन्हें में आपस में तीन तीन में थोड़ा सा फर्क है ना, लेकिन है तो कंटिन्यूअस ही। तो ये तीनों ही कंटिन्यूअस हैं और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन 6 को ये एक में कवर किया है कि इसमें फोर्थ फॉर्म आनी। तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में 6 टेंसेस हैं, 6 के 6 में फोर्थ फॉर्म आनी है। तो इनमें फर्क क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। अब देख लेते हैं कि हर एक के अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब हमें पता होने चाहिए। इतना तो थोड़ा सा करना है ना कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, सबका अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब है। बाकी तो सारा सेम है, सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड पे आ रहा है, और फॉर्म सब में फोर्थ यूज हो रही है। अब थोड़ा सा जो है हर एक में फ़र्क जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज और एम हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर यूज होते हैं। और ये आप इनके मीनिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि है जब हमारे फिक्रे में आ रहा है तो इज आ रहा है, एम ही होना ना, ठीक है। और जब था आ रहा है तो इसका मतलब वाज वर ही होना है, क्योंकि उसका मतलब ही है, ठीक है। ये आपस में मिक्स नहीं होंगे अगर आप इनके मीनिंग जानते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी। अगर आप इनके मानी जानते हैं तो ये भी मुश्किल नहीं है। विल शैल का मतलब क्या होता है, गागी गे ही होता है ना। तो फिक्रा जो आप करेंगे उसमें भी आपने गागी गे लाना है, ये कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपने कर लेना है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये 3 है तो इसको कहाँ लगाना है, इसको कहाँ, इनमें से तो एक ही लगाना ना, तीनों तो नहीं लगाने। और ऐसे ही ये 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो इज आर एम का सुन लें कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर पहला जो आपका फाइल है वो सिंगुलर है तो आपने इज लगाना है, अंडरस्टैंड। और अगर वो
प्लूरल है तो आर लगाना, और अगर आई है तो वो एम लगना। आई के लिए खास है, उसने एम रखा हुआ है, सिर्फ आई के लिए एम है। बाकी आपने देखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस लग जाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें आर लग जाना है। अंडरस्टैंड? इसमें किसी ने कोई पूछना हो, और आई के लिए एम। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वार है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वार आएगा। ठीक है, इनके मीनिंग से भी ज़ाहिर, इस जो है होता है और आर उसकी जमा है होता है, वाज था होता है और वर थे होता है। विल भी शैल भी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका आपको बता दिया है कि आई हुई के साथ जो है वो शैल आएगा, शैल भी हो गया तो कुछ नहीं, वही है। ठीक है, पूरे फ्यूचर टेंस में विल शैल का ही जो है वो होता है, तो उसमें आपने जहाँ पे भी आई हुई सब्जेक्ट होगा वहाँ पे शैल यूज होगा। शैल, शैल बी, शैल हैव बिन, शैल तो आ रहा है ना, तो इसको ही आपने मद्देनजर रखना है। तो बाकी सब के लिए विल भी यूज होगा। इसी तरह से जो ये वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैज बिन और हैव बिन है। हैज बिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो है ना, इधर भी आई जो है ना, आई को इस रूल से लैदा है उसका सिस्टम, जो मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज है और प्लूरल के लिए हैव है, लेकिन आई इस रूल को फॉलो नहीं करती। आई ने हैव ही लेना है, आई के लिए क्या लगेगा? हैव ही लगेगा। और हाँ, तो ये रह गया था पास्ट नहीं, ये आगे ये आ गया। विल हैव और शैल हैव, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये आएगा हैज बिन और हैव बिन। तो यहाँ पे भी वही है, हैज जो है वो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज बिन आएगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव बिन आएगा। आई ने यहाँ पे भी पढ़ा डाला हुआ है, उसने जो है वो लहदे लिखा हुआ है, उसने हैव ही लेना। ठीक है, आई का जरा ख्याल रखना, ये बड़ी खतरनाक। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया। और यू एक लफ्ज है, यू, इसको आमतौर पर समझते हैं कि ये सिंगुलर है, और इसके साथ जो मैंने रूल बताया उसके मुताबिक फिर आप लगाएंगे यू वाज। यू वाज नहीं होता, यू वर होता है, तो उसको अपने ज़हन में रख लें, ये सिंगुलर नहीं है। अगर कोई समझता सिंगुलर है तो फिर ये समझ लें कि इसके साथ फिर जमा वाला लगाना है। ठीक है, तो यू जो है ये प्लूरल है। यू क्या है? प्लूरल। इसकी जो उसकी है सिंगुलर है, इसका जो वो है दऊ, तू। ठीक है, तू वाहद है और तुम जमा है, तू वाहद है और आप जमा है, तो इसलिए याद रखें यू जो है इसको जमा वाला ही लगाना है रूल, जमा समझना है, बल्कि है ही जमा। ठीक है जी। इसी तरह से अगला है, इसमें हैड बिन आएगा, तो हैड बिन तो है ही अकेला, हैड बिन ही हर जगह आना है, नो प्रॉब्लम। आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बिन, शैल हैव बिन आएगा। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, वही विल और शैल आ रहा है जो उसका रूल है। ठीक है, आई व्यू के साथ शैल हैव बिन, और उसके साथ बाकी सब के साथ विल हैव बिन आ जाएगा। तो इस तरह से ये 6 के 6 कंटिन्यूअस टेंसेज हो गए, यानी कंटिन्यूअस टेंसेज और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज। इसके मतलब अगर कोई आप समझते हैं कोई चीज़ रह गई है, अगर किसी ने पूछी है वो पूछ सकते हैं।
मेरे ख्याल में तो हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप लगाते हैं ना, नहीं वो आप नेगेटिव में जाके बताएंगे। और कोई बताएं इसमें? चलें ठीक है, बाद में याद होगी तो देख लेंगे अगर कुछ आएगी। अब आ जाएं, कितने टेंस हो गए हैं? 9। कितने टेंस हो गए? 9 टेंस हो गए। अब आ जाए परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट टेंसेस जो है उसका भी मैंने बताया था कि इसमें थर्ड फॉर्म आती है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ये याद रखना, ठीक है जी। और पास्ट परफेक्ट के अकेला ही है हैड, हर जगह इसमें आना है। हैज और हैव का हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आएगा, और आई के लिए भी हैव आएगा और यू के लिए भी हैव आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा खामोशी से अब गौर करें जरा, अब नई चीज़ आने लगी है, ये तो मैंने आपको बार बार करवाई है। तो अब हम इन्हीं टेंसेस के अभी हमने जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए। अफर्मेटिव सादा सेंटेंसेस का हमने सीखा है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करने, तो इसका भी बहुत इजी है, चंद लाइनों में मैंने आपको बता देना है। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का कोई मसला ही नहीं है, वो बहुत आसान। तो प्रेजेंट डेफिनेट की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं और उसमें कुछ दीगर मसाइल होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन ये दोनों टेंस जो है ना ज़रा लेंथी हैं, दूसरों की नस्बत ज़रा समझे कि थोड़ा सा ज़्यादा इन पे टाइम लगेगा और मुश्किल भी हैं। लेकिन पहले मैं अगले 10 टेंसेस का आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा जितने भी टेंस हैं, कितने हैं भला? 10 ही हैं। तो उन 10 के 10 में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये पहले ही आया होता है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट पहले 2 टेंसेस को छोड़ के अगले जितने भी टेंस हैं उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिक्रा नेगेटिव। और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना, यानी बिल्कुल शुरू में ले आना। तो फिक्रा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। और वो हेल्पिंग वर्ब ये है वो हेल्पिंग वर्ब जो 10 के 10 टेंसेस में आते हैं। आप इनकी फ़ोटो खींच लें आंखों के कैमरे से, ठीक है? तो फिर वो जाके तो बार बार देखे घर में तो ये पक्की हो जाएगी। तो ये वो लफ्ज़ हैं, अगर ये लफ्ज़ किसी फिक्रे के अंदर आए और उसे आपने नेगेटिव बनाना हो तो आपने उसके बाद क्या लगा देना है? नॉट। फिक्रा जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको वहाँ से उठा के शुरू में ले आना है, तो फिक्रा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर उसमें सवालिया वर्ड भी आ रहा है, सवालिया वर्ड आ रहा है, तो आपने उसको बिल्कुल शुरू में ले आना है, बाकी वही तरतीब। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब है सारे, ये तकरीबन 17-18 होती हैं। तो ये आपने याद कर लेनी है। और मैंने बता दिया कि इनके बाद नॉट लगेगा तो फिक्रा जो है वो मनफी हो जाएगा, और ये शुरू में आएगा तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। और अगर कोई सवालिया लफ्ज़ आता है जैसे व्हेन, विच, व्हाट, हाउ, हु वगैरह, तो फिर आपने उसको बिल्कुल ही शुरू में लगाना है। हम 1-2 मिसाल देख लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई
shall become doctor. I shall become doctor. मैं डॉक्टर बनूंगा। फिक्र आ जाता है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो कैसे होगा बेटा? ये शैल जो है इनमें है ना, तो क्या करना है, इसके बाद आपने नॉट लगा देना है। आई शैल नॉट बिकम डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो ये ऐसे 10 के 10 टेंसेस में ऐसे ही होता है। और अगर आपने करना है कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, तो फिर आपने इस शैल को यहाँ से ख़त्म करके कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट से भी पहले शैल आई बिकम डॉक्टर, ये हो गया। और अगर साथ में कोई लफ्ज़ आ रहा है मैं कब डॉक्टर बनूंगा, तो फिर आपने करना है व्हेन शैल आई बिकम डॉक्टर। इस तरह से आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेना है। और ये 10 के 10 टेंसेस आपके हो गए हैं कि आप इस तरह से नेगेटिव बना सकते हो और इंट्रोगेटिव बना सकते हो। तो 10 के 10 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से फिक्रा नेगेटिव हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आने से फिक्रा सवालिया बन जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट यूज होता है सब्जेक्ट के बाद, चूंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब जो अभी हमने लिखे थे वो नहीं होता। प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बाकी के सब में होता है। तो इन दो का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इधर खुद से आपने लफ्ज ऐड करना है, ठीक है। मसलन तुम यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो। यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो। तुम आम नहीं खाते हो, तो आपने वहां पे तो होता था ना हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आपने खुद से डालना है यू डू नॉट ईट मैंगो, ये आपने कर देना है यू डोंट ईट मैंगो। और अगर आपने इसको सवालिया करना है तो आपने फिर कर देना है डू यू ईट मैंगो। क्या कर देना है? डू यू ईट मैंगो। क्या आप आम नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट मैंगो, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनती है। अगर इसमें कोई सवालिया लफ्ज आता है तो वो बिल्कुल ही उसी रूल के मुताबिक बिल्कुल ही शुरू में आएगा कि तुम क्यों आम खाते हो, तो डू यू ईट मैंगो, वाई डू यू ईट मैंगो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसकी बन जाती है। अब आपको मैंने जो मिसाल दी है वो डू नॉट वाली दी है, लेकिन मैंने बताया कि डज नॉट भी आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ होगा, वहाँ पे आपने डज नॉट लगाना, ठीक है। यानी ये यू है ना, अगर यहाँ पे ही होता तो फिर आपने डू नॉट नहीं था लगाना, क्या लगाना था? डज नॉट लगाना था। जैसे ऐसे होगा फिर ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट मैंगो, फिर इस तरह से हो जाता है, अंडरस्टैंड। अगर ये वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो डज नॉट यूज होगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो डू नॉट यूज होगा। और जब डू नॉट डज नॉट यूज होगा ना, तो आगे जो वर्ब आएगी ना इस तरह से। चले इसको एक और फिक्रा लिख के आपको समझाते हैं।
नमाज पढ़ती है? शी ऑफर शी ऑफर प्रेयर्स। इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, इसलिए यहां क्या आएगा? शी ऑफर्स प्रेयर्स। अब जब इसको बनाएंगे हम नेगेटिव तो ये क्या होगा? शी डज नॉट, डू नॉट नहीं आएगा, शी डज नॉट। अब ऑफर्स भी नहीं आएगा, ऑफर प्रेयर। शी डज नॉट ऑफर प्रेयर। अब क्या बात हुई कि ये तो सिंगुलर ही है। अब मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके आगे जो वर्ब आएगा उसके साथ एस या ई एस आएगा। अब क्यों नहीं आया? इसलिए कि डज आ गया है। वो वाला एस या ई एस कहाँ लग गया है? यहाँ पे लग गया है। तो आप ये रूल ज़हन में बिठा लें कि जब फिक्रे में डज आ जाएगा तब वो वाला रूल खत्म कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी अगर फिक्रे के अंदर डज आ जाए तो फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगा। ये बात। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? अच्छा, तो एक और बात है कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। तो उसमें भी जो है वो आपने देखना है कि जो वर्ब है ना उसके एंड वाले लेटर्स को आपने देखना है। वो आपको बताएंगे कि यहाँ एस लगना है या ई एस लगना है। जो रूल है ना प्लूरल बनाने का, सिंगुलर को प्लूरल बनाने का जो रूल है वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। और वो रूल ये है कि अगर किसी लफ्ज के एंड पे CHO, SHO, SSO, O हो तो X हो, उसके एंड पे S नहीं लगाना। क्या लगाना है? बाकी सब के साथ S लगाना है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतल्लिक। और कोई अगर रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव कैसे बनती है? यहाँ पर डिड डू नॉट लगाते थे, वहां पे क्या लगना है? डिड नॉट। वहां पे क्या लगना है? डिड नॉट। और वो अकेला ही है। वहां पे ये देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या अकेला है, तो उसे ही नहीं आना है। ठीक है ना? तो एक विकरा लिखते हैं, उसने नमाज पढ़ी। ये कौन से टेंस का फिक्रा है? उसने नमाज पढ़ी। शी ऑफर्ड प्रेयर। शी ऑफर्ड प्रेयर्स। इस तरह से जो है वो शी ऑफर्ड प्रेयर्स। उसने नमाज पढ़ी। क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आती है ना, इसकी जब माइनस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे। ठीक है? क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट, ये हो जाएगा शी डिड नॉट ऑफर्ड प्रेयर्स। उसने नमाज नहीं पढ़ी। क्या उसने नमाज पढ़ी? डिड शी ऑफर प्रेयर। सॉरी, शी डिड नॉट ऑफर प्रेयर। जब डिड नॉट आएगा तो फिर क्या होगा? फॉर्म पहली हो जाएगी। ये इसमें याद रखना है। ये याद रख लें कि जिस भी फिक्रे के अंदर डेड आ जाए उसके बाद फॉर्म कौन सी आती है? पक्की बात है, ये याद रखें। यह आपको पेपर में भी आ सकता है कि दुरुस्त करें फिक्रों को, तो उसमें डेड आया होगा तो फॉर्म उन्होंने दूसरी या तीसरी लगाई होगी।
तो आपने समझ जाना है कि जिस फिक्रे के अंदर डिड आ जाए फॉर्म हमेशा पहली होती है। तो इस टेंस के रूल के मुताबिक तो दूसरी फॉर्म आती है, लेकिन जब इसमें डिड को लाएंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी। शी डिड नॉट ऑफर प्रेयर्स। तो इस तरह से अगर आपने इसको करना है सवालिया, तो डिड शी ऑफर प्रेयर्स। सवालिया मनफी करना है तो डिड शी नॉट ऑफर प्रेयर्स। और अगर और लंबा करना है, वो उसने कब नमाज पढ़ी, क्या होगा? व्हेन डिड शी, व्हेन शी नहीं, व्हेन डिड शी ऑफर प्रेयर्स। वो जो लफ्ज लगाया है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सवालिया में बाहर ही रहना है। ये नहीं कि और लफ्ज आ गया उसके लिए व्हेन, व्हाट, विच वगैरह आ गया तो आप उसकी जगह बदल दें, नहीं, वो वहीं पे रहेगी। इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है जी। तो बाकी अगले जो 10 हैं उसका मैंने बता दिया है। तो अब टेंसेस के मुतल्लिक़ आज हम ख़त्म करना है, तो एक दो बात तो रह गई है, वो अब कर लेते हैं। वो ये है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें आमतौर पर फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें आमतौर पर फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये गौर से सुने। मसलन इसके फिक्रे ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इस तरह के फिक्रे इसमें आते हैं। तो इसमें दो हिस्से हैं ना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले एक हिस्सा, मरीज मर चुका था दूसरा हिस्सा। तो इस दोनों में परफेक्ट टेंस कौन सा है? मरीज मर चुका था। तो आपने इसको करना है, परफेक्ट टेंस आपको आता है, परफेक्ट में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आपने लिखना है पेशेंट मर चुका था, हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब रह गया दूसरा हिस्सा। ये आगे भी आ सकता है कि मरीज मर चुका था जब डॉक्टर आया, बात वही है। तो आपने जो असल टेंस है परफेक्ट, वो आपने पहले करना है, ठीक है। तो वो है, आपको समझ आ जानी है कि वो कौन सा है। तो मरीज मर चुका था, पेशेंट है डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। पहले का क्या होता है? बिफोर डॉक्टर ये होता है कि वो होता है जी। चलो जिसने ही पढ़ना ही पढ़ लेगा। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है। अच्छा, इसमें सुन ले जरा कि जो परफेक्ट का हिस्सा होगा पास्ट परफेक्ट में ही होना है, लेकिन जो साथ वाला हिस्सा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। जो परफेक्ट का हिस्सा है वो तो परफेक्ट में ही होगा, जो आगे वाला हिस्सा इजाफी आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे लगी सेकंड फॉर्म। ओके, पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम नहीं केम। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। वैन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो इसमें याद रख लें, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो परफेक्ट होता है परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, तो वो वाला आपने पास्ट परफेक्ट में ही करना है। जो साथ वाला हिस्सा आएगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है।
इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो पास्ट परफेक्ट में, ये सिर्फ एक टेंस की बात है, बाकियों में नहीं, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक हिस्सा तो पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक होगा, दूसरा जो इजाफी उसके साथ आता है वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें एक और बात भी है, बाज़ औक़ात इसके दो हिस्से नहीं होते तो आपने वो वैसे कर देना है, लेकिन अक्सर जो है इसके साथ आता है फिर ऑलरेडी, टिल या इस तरह का कोई और लफ्ज़ आ जाता है। यानी मैं पहले ही लाहौर पहुंच चुका था, मैं पहले ही लाहौर पहुंच चुका था, तो ये कौन सा परफेक्ट टेंस है। तो आई हैड रीच्ड लाहौर, तो यहाँ पे पहले ही जो है वो आ जाएगा आई ऑलरेडी हैड रीच्ड टू लाहौर, आई हैड ऑलरेडी रीच्ड टू लाहौर। तो ये टेंस जो है इसमें अक्सर दो हिस्से होते हैं, और जब दो हिस्से ना हो तो इसमें लफ्ज़ ज़रूर आता है टिल, ऑलरेडी, और एक और लफ्ज़ है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, टिल, ऑलरेडी और एक लफ्ज़ और है, तो वो लफ्ज़ आते हैं। और जब हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते तब तो हम वो लफ्ज़ भी नहीं लाते, वैसे ही हम कर रहे होते। तो लेकिन ये रूल यही है कि वो उसमें आते हैं, ठीक है जी। ये भी बात हो गई। अब सबसे मुश्किल और आखिरी बात, ठीक है, तो टेंसेस के मतलब आखिरी बात पे अब चलते हैं, और वो है क्या बोला, सिंस फॉर, वो है सिंस फॉर, सिंस या फॉर। हमने बात की थी आखिरी टेंस की, आखिरी टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बल्कि तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये मसला था, ठीक है जी। जो आखिरी तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का अक्सर इस्तेमाल होता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि सिंस कहाँ आना है और फॉर, जरा कान खोल के अब सुनना है, ये बड़ी मुश्किल बात है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन में ही ज़िंदगी गुजार जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये अब क्या करें, वो तुक्के से लगाते रहते हैं। फिर तो गौर से सुन लें कि वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल होता है और मुद्दत के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। अब हमारे लोगों को अक्सर को पता ही नहीं कि वक्त और मुद्दत में फ़र्क क्या है, तो वो मैं वाज़ेह करूँगा। अच्छा, पहले सुन ले कि दूसरा इसका क्या है। जो शुमार हो सके ना, गिना जा सके, वहाँ पे फॉर इस्तेमाल होता है, ठीक है। वक्त या मुद्दत यानी जो गिनी जा सके उसको वो होती है मुद्दत, जो गिनी जा सके वो क्या होती है, मुद्दत, इसलिए उसके साथ आता है फॉर। और जो गिना ना जा सके वो वक्त होता है और उसके लिए क्या आता है, सिंस आता है, ठीक है। मसलन मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, 2 तो गिनती का लफ्ज़ है ना। अगर मैं कहूँ मैं सुबह से खा रहा हूँ, उसको क्या गिनेंगे, सुबह को गिना जा सकता है, ठीक है। मैं दोपहर से खा रहा हूँ, मैं 1974 से खा रहा हूँ, तो ये गिना जा सकता है। 1974 अगरचे लफ्ज़ गिनती का है, लेकिन मैंने उसको एज ए वक्त लिया है, मुद्दत नहीं लिया, ठीक है। मैं हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 महीने से कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। ये वाली चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, वक्त हैं, इनको शुमार नहीं किया जा सकता। दोपहर से, सुबह से,
शाम से, रात से, महीने से, हफ्ते से इसको गिना नहीं जा सकता। तो ये जो है ये जिसको गिना नहीं जा सकता वो उसके लिए आता है सिंस। और जो गिनती होता है, शुमार वाले लफ्ज होते हैं, शुमार हो सकता है, उसको कहते हैं, उसमें आता है फार। ये है इसका। अच्छा, अब एक इसको कईयों को समझ नहीं आई तो एक और तरीके से समझाते हैं। ये क्या है? घड़ी बना लो, ठीक है। तो ये मुझे ड्राइंग नहीं आती, बस ये देख लें आप। बस ये हो गया क्लॉक। अच्छा, वक्त और मुद्दत को समझना आपने अच्छी तरह से। वक्त क्या होता है और मुद्दत क्या होती है? क्योंकि वक्त के लिए हम लगाते हैं सिंस और मुद्दत के लिए लगाते हैं फार। तो ये पता तो ना चाहिए ना मुद्दत क्या है, वक्त क्या है। तो वक्त जो है वो 2 पॉइंट से मिलके बनता है। ये गौर से सुने आप, वक्त 2 पॉइंट्स नहीं, सॉरी, मुद्दत जो है वो 2 पॉइंट्स को मिलने से बनती है और वक्त जो है वो एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। मसलन ये देखिए, मैं बोलूँ 3 बजे हैं, कितने बजे हैं? 3, तो एक ही पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट। अगर मैं बोलूँ 1 घंटा हो गया तो कितने पॉइंट होंगे? 3 से 4, फिर 1 घंटा होगा ना, ठीक है। 3 से 4। अगर मैं कहूँ कि 6 घंटे हो गए हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस से लेकर किस तक। तो जो मुद्दत होती है वो 2 पॉइंट्स के दरमियानी अरसे को कहती है। मुद्दत 2 पॉइंट्स के दरमियानी वक्त को होती है, ये भी वक्त ही है। तो मुद्दत कहते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियानी अरसे को, और वक्त का एक ही पॉइंट होता है। अब समझ आ गई? एक और तरीके से समझे, जो मुश्किल है मैंने इसके बहुत सारे तरीके बनाए हैं। तो अब ये सबसे अहम और आखिरी तरीका है, जिसको इससे भी ना समझ आई तो वो फिर अल्लाह हफ़ज़ है। अच्छा, इसका ये है कि आपने एक सवाल उठाना है अपने दिन के अंदर। आपने एक सवाल उठाना है कि इस काम को होते हुए कितनी देर हुई है। मसलन बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा, बच्ची है कि बच्चा है? चलो बच्ची कर रहे, बच्ची सुबह से रो रही है। अब इसके रोने को कितना टाइम हो गया है? लगाओ साहब, बच्ची सुबह से रो रही है, रोने को कितना टाइम हो गया है? 24 हो गया। सुबह से गिनो, हाँ, अब तक कितने हुए हैं? 24 हो गए हैं। 24 तो अगली सुबह को जाके होने हैं। अच्छा, आप सारे आप हिसाब करने लग गए हो। सुनो, आप क्या करने लग गए हो? जिसका हिसाब करना पड़े ना वहां आपने सिंस लगा दी, बस। अंडरस्टैंड? जिसका हिसाब करना पड़े वहां आपने सिंस लगा देना, और जिसका हिसाब ना करना पड़े वहां क्या लगाना है? किसका हिसाब नहीं करना पड़ता। मसलन मैं कहता हूँ बच्ची 10 मिनट से रो रही है, कितनी देर हो गई है? 10 मिनट। हिसाब करो, जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। पहले हिसाब है, मुद्दत पहले हिसाब होती है, ठीक है। तो अगर आपको सेंस फार्म में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अपने ज़हन में एक सवाल पैदा करें कि जो इस फिक्रे में काम आया है वो कितनी देर से हो रहा है। अगर आपको जवाब का हिसाब करना पड़े तो आप सेंस लगाएं, और अगर जो हिसाब करना ही ना पड़े तो आप क्या लगाएं? फार। तो मुद्दत का हिसाब नहीं करना पड़ता, वो पहले ही हिसाब हुआ होता है, और वक्त का हिसाब लगाना पड़ता है क्योंकि उसके 2 पॉइंट होते हैं, यानी इधर से लेकर इधर तक, फिर पता चलता है कितनी देर हुई है। लेकिन जब मुद्दत बोलते हैं तो वो खुद ही हिसाब होती है। अंडरस्टैंड? तो आपने ये ज़हन में बिठा लेना है
सिंस वार के मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मसला एक फिक्रा है, धोबी दोपहर से कपड़े धो रहा है, धोबी दोपहर से कपड़े धो रहा है। कितनी देर हो गई है उसे कपड़े धोते हुए? उसे कितनी देर हो गई है कपड़े धोते हुए? दोपहर के बाद दोपहर होती है, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं ना पिछला टाइम, वो दोपहर होती है, ठीक है। तो बताएं भाई कितनी देर हो गई? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब क्या टाइम हुआ है, जब तक आपको ये ना पता चले कि अब क्या टाइम हुआ है, फिर दोनों टाइम का आप हिसाब करें कितना हो गया है, फिर आपको पता हिसाब करना पड़ा कि नहीं। इसलिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि 4 घंटे से, क्या फिक्रा था? सारे बोलो फिर समझ आ जाएगी। हाँ, 2:20 दोपहर से कपड़े, अब तो पता ही नहीं कि कब क्या वक्त कब से शुरू किया, दोपहर तो पता है, आगे पता नहीं अब क्या हुआ है, हिसाब करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 घंटे से धो रहा है तो कुछ हिसाब करने की जरूरत नहीं है। जो पूछेगा कितनी देर हो गई है उसे थप्पड़ पड़ेगा जोर से। मैं कह तो रहा हूँ 4 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो जिसका हिसाब करना पड़े वो सिंस है, और जहाँ हिसाब ना करना पड़े वो फार है। दैट्स ऑल। यहाँ पे आपके टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे आप याद करवा दें। तो तमाम हाज़रीन और नाज़रीन का शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।